नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महान आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, जिनके योगदान के बिना भारत के सबसे पुराने साम्राज्य में से एक मौर्य वंश, जो लगभग 2200 साल पहले था, उसके इतिहास के बारे में और सबसे पुराने शहरों में से एक काशी यानी आज का बनारस के इतिहास को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वेश्वर मंदिर के बारे में, जिसे आप लोग ज्ञानवापी विवाद के नाम से जानते हैं, जिसका फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो घटनाक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। 1771 में जॉन प्रिंसेप नाम के व्यक्ति बंगाल आते हैं, कलकत्ता, और वो यहाँ पे नील की खेती करना स्टार्ट करते हैं। कुछ सालों तक काम करने के बाद लगभग 40,000 यूरो कमा के वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। इंग्लैंड लौटने के पश्चात लगभग 50 साल की उम्र में उनको 7वें बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम वो जेम्स रखते हैं। बहुत कम उम्र से जेम्स को डिटेल ड्राइंग बनाने का शौक था और इस शौक ने उन्हें आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक आंख में संक्रमण से आईसाइट में प्रॉब्लम होने के कारण जेम्स को आर्किटेक्चर की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जेम्स के पिताजी यानी जॉन प्रिंसेप 1818 में कलकत्ता में जेम्स के लिए एक नौकरी की व्यवस्था करते हैं। 15 सितंबर 1819 को जेम्स प्रिंसेप अपने एक भाई के साथ कलकत्ता पहुंचते हैं और वहां पे ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ कलकत्ता मिंट में पद संभालते हैं। एक साल बाद प्रिंसेप कंपनी के काम को संभालने के लिए बनारस आ जाते हैं, यानी कि उनका ट्रांसफर हो जाता है। यह बनारस था जहां जेम्स प्रिंसेप के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और भारत के लोगों को अपने इतिहास के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चली जो समय के साथ साथ खत्म हो गई थी। इस वीडियो का पहला चैप्टर है बनारस का दृश्य। स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेप के कलकत्ता मिंट में एक सुपीरियर थे, होरेस हेमन विल्सन, जो संस्कृत के अच्छे स्कॉलर भी थे और इसके साथ साथ वो आयुर्वेदा में भी इंटरेस्ट रखते थे। विल्सन ने ऋग्वेद, विष्णु पुराण और कालिदास की मेघदूत को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। विल्सन के अंडर काम करने की वजह से प्रिंसेप में इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बहुत खास रुचि पैदा हो गई और उनका ये इंटरेस्ट 1820 में बनारस में ट्रांसफर होने के साथ साथ रिसर्च में बदल गया और लगभग 10 साल तक प्रिंसेप ने बनारस के जोग्राफिकल और टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डेटा इकट्ठा किया, उनके बारे में रिसर्च की, पढ़ाई की, डॉक्यूमेंटेशन किया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जगहें थी लिथोग्राफ ऑफ कपिलधारा तालाब, आर्च्ड टनल ऑफ ड्रेन वाटर, डिजाइन्ड अ स्टोन ब्रिज ओवर द करमानसा रिवर और प्लान ऑफ एंशियंट टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर। एक देसी कहावत है कि बनारस के बारे में जानने के लिए 3 शब्द होते हैं, रनर, सनर और सिरही। यानी बेल्स मतलब मंदिर की घंटियां, बुल्स यानी कि जानवर जो गलियों में, बनारस की सकरी गलियों में घूमते रहते हैं, और सिरही यानी कि चौड़ी सीढ़ियां जो घाटों पे होती हैं। जेम्स बनारस को हिंदू शिक्षा और अंधविश्वास दोनों की जगह मानते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पे कार्य करते हुए पुल और दलदल की निकासी और बाजारों का निर्माण भी करवाया। करमानसा नदी पे एक पत्थर के पुल के साथ साथ विश्वेश्वर मंदिर के प्राचीन आर्किटेक्चर का भी डिजाइन किया। उनके बनारस के दृश्य में जनगणना के साथ साथ एक विस्तृत मैप भी शामिल था। बनारस के बारे में प्रिंसेप ने लिखा, सैकड़ों मंदिरों की घंटियां और लोगों की आवाज जब एक साथ सुबह सुनाई देती है तो ये बिल्कुल संगीत की तरह होता है। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती है दृश्य बदल जाता है और पानी के किनारे लैंप की टिमटिमाहट और अंतिम संस्कार की आग और सफेद धुआं, चंद्रमा द्वारा जलाए गए पत्थरों की इमारतें ऐसी लगती हैं जैसे प्रकृति ने इस शहर को खुद बनाया हो, क्योंकि इसे बनाना किसी भी कलाकार के कलाकृति के बाहर की चीज है। अब बात करते हैं विश्वेश्वर मंदिर के बारे में, जिसे विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी विवाद के नाम से भी जानते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने इसके बारे में क्या कहा। विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण पश्चिम डिजाइन के बारे में प्रिंसेप लिखते हैं, दक्षिण पश्चिम कोना अब जामा मस्जिद है। गुंबद और दीवारों से ऊपर की मीनार और मकबरे औरंगजेब ने बनवाए। विश्वेश्वर मंदिर के लिंगम के बारे में प्रिंसेप लिखते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे एक स्वर्ग से गिरा और पत्थर में परिवर्तित हुआ साक्षात महादेव का रूप है। प्रिंसेप का काल्पनिक पुनर्निर्माण 1831 में पब्लिश हुआ
जो आंशिक रूप से काशी खंड में कल्पना के अनुसार वहां पूजे जाने वाले देवी देवताओं के वर्णन के आधार पे था। सो उनके लिथोग्राफ में किस तरह से वर्णन था बनारस के बारे में, उसको जानते हैं। लिथोग्राफ में 3 इमारतों से घिरे जीर्ण शीर्ण विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनी एक मस्जिद, दाईं ओर विश्वेश्वर मंदिर, बाईं ओर महादेव दंडपन मंदिर और केंद्र में बैकुंठ या स्वर्ग नामक गुंबदकार छत वाला एक पेन हॉल दिखाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद का विशाल बल्बनुमा गुंबद एक उल्टे कमल, कलश और आमलक द्वारा दिखाया गया था। हालांकि विश्वेश्वर मंदिर विनाश और पुनर्निर्माण के कई चरणों से गुजरा, विश्वेश्वर मंदिर को तीसरी बार 1585 में एक विद्वान नारायण भट्ट की देखरेख पे तीसरे जगह पे बनाया गया, यानी कि इससे पहले 2 जगहों पे मंदिर बन चुका था। इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 1775-76 में वर्तमान विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के मजिस्ट्रेट को नौबत खाना बनाने का निर्देश दिया। 1828 में ग्वालियर की रानी बैजाबाई ने एक 24 स्तंभ मंडप का निर्माण करवाया था। एक दशक बाद 1839 में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा मीनार और गुंबद को ढकने के लिए सोने की छतरी का भी निर्माण करवाया गया। और भी बहुत सारी जगहों के बारे में जेम्स प्रिंसेप ने लिखा, जिनमें से प्रमुख थे मनकर्णिका घाट। मनकर्णिका घाट को जेम्स प्रिंसेप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? लोकप्रिय धारणा के अनुसार भगवान शिव नाविक के रूप में, यानी नाव को चलाते हुए आते हैं और बैतरणी में मृत आत्माओं की मदद करते हैं और मृतकों के कान में प्रार्थना सुनाते हैं, जिससे उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इस शरीर को छोड़ के मोक्ष को प्राप्त करना। विष्णु चरण पादुका, जिसे जेम्स प्रिंसेप द्वारा पवित्र शहर में सबसे पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया। जेम्स प्रिंसेप ने तारकेश्वर मंदिर, बाबा मसाननाथ मंदिर के बारे में भी लिखा। मंडप और शिखर विशिष्ट बांस की छतरियों से बनाए गए हैं, जिनमें 4 सहायक छतरी जैसे मंदिर हैं। यहाँ पर 14वीं शताब्दी का पहला पत्थर से निर्मित सीढ़ियां हैं, जिसे 1730 में बाजीराव पेशवा के संरक्षण में पुनर्निर्माण करवाया गया था और बाद में 1791 में अहिल्याबाई होलकर ने पूरे घाट का निर्माण करवाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस में बार बार डिस्ट्रक्शंस होते रहे और बार बार भारत के अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं ने, चाहे वो साउथ के थे, महाराष्ट्र के थे, पंजाब के थे, वो आते गए और निर्माण करवाते गए। अब बात करते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की, जो डिस्क्राइब करती है सम्राट अशोक के बारे में और ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि एक पुरानी स्क्रिप्ट है, जैसे आजकल हम लिखते पढ़ते हैं अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश। 1830 में बनारस मिंट बंद होने के बाद प्रिंसेप डिप्टी एसए मास्टर के रूप में कलकत्ता वापस चले जाते हैं और 2 साल बाद चीफ एसए मास्टर बन गए। 1833 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नए चांदी के रुपए में सिक्के के आधार पर समान सिक्के, भारतीय वजन और माप में सुधार किया और इसी तरह से उन्होंने पुराने भारतीय सिक्कों और स्क्रिप्ट के बारे में रिसर्च की, जो आगे चल के समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के कालखंड के बारे में जानने और समझने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। 1833 में एक पिलर का टुकड़ा फिरोज शाह कोटला दिल्ली में मिलता है, जो कि इलाहाबाद के किले में मिले टुकड़े से लगभग आइडेंटिकल था। एक संस्कृत के एक्सपर्ट की मदद से जेम्स प्रिंसेप ने कुछ हिस्सों को डिकोड किया, जो राजा समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन कर रहे थे, यानी कि इन पत्थरों पे राजा समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में लिखा गया था। एडिटर जनरल के मुताबिक जब लोगों को पता चला कि एक आर्किटेक्ट है जो इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो लोग जेम्स प्रिंसेप को भारत के अलग अलग कोने से अलग अलग चीज़ें जो उनको खुदाई के दौरान मिली थी वो भेजनी शुरू करते हैं। इस क्रम में ब्रायन हॉजसन, जो नेपाल के एक कोर्ट में ब्रिटिश एम्बेसडर थे, उन्होंने उत्तरी बिहार के बेतिया में एक ऐसे ही स्तंभ पर मिले शिलालेख की प्रति भेजी। प्रिंसेप ने इलाहाबाद, दिल्ली और बिहार तीनों जगहों से मिले स्क्रिप्ट को एक साथ स्टडी करना स्टार्ट किया और पाया कि ये तीनों स्क्रिप्ट लगभग सेम है। आगे के 4 सालों तक सेम प्रोजेक्ट पर काम करते हुए भोपाल के सांची और भारत के अलग अलग कोने से मिले स्क्रिप्ट को स्टडी करने के उपरांत 1837 में प्रिंसेप ने पूरे ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर दिया। 1838 में प्रिंसेप ने अपने निष्कर्ष
एशियाटिक सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किए। पता चला कि ये राजाज्ञाएं किसी राजा देव नाम या पियादासी के नाम पर अंकित है। सीलोन यानी कि आपका श्रीलंका से बौद्ध इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकार जॉर्ज टर्नोर ने लिखा कि बंगाल के बौद्ध पाठ से पता चला है कि पियादासी एक भारतीय राजा के लिए एक उपनाम की तरह यूज होता है जो सम्राट अशोक हैं। सो इस तरह से प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया और सम्राट अशोक के राज्य के बारे में, यानी उनका राज्य कितना विस्तृत था, श्रीलंका तक उनके राज्य के साक्ष्य थे, उसके बारे में भी फैक्ट स्टेब्लिश किए। ब्राह्मी लिपि के साथ साथ प्रिंसेप ने खरोष्ठी लिपि को भी डिकोड किया जो मेनली संस्कृत और प्राकृत भाषा को लिखने के लिए यूज होती थी। जेम्स प्रिंसेप अपने कमजोर शरीर और कला और विज्ञान में महान उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करते रहे, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें लंदन लौटना पड़ा और लगभग 41 ईयर की एज में 1840 में उनकी दिमाग की बीमारी से मृत्यु हो गई। 1843 में कलकत्ता के नागरिकों ने हुगली नदी के तट पर उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया जिसे आज प्रिंसेप घाट के नाम से जाना जाता है और लगभग 200 साल बाद भी ये अपनी भव्यता के साथ स्थापित है। और यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मूक गवाही देता है जिसने आनंद फिल्म की पंक्तियों को सच कर दिया कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।